नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज होत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत साहित्य शास्त्र इस 11वें प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम आलोचना को देख रहे हैं। इसके पूर्व आलोचना का अर्थ, स्वरूप और परिभाषा को हमने देखा है। आज के इस ताशिका में आलोचक के गुणों की हमें चर्चा करनी है। आलोचना आधुनिक युग की एक प्रभावशाली विधा है जो साहित्य को निष्पक्ष दृष्टि से परख कर उसका मूल्य निर्धारित करती है। साहित्य की विविध विधाओं को अनुशीलित करने का काम आलोचना करती है। आलोचना के अंतर्गत रचनाकार की जो रचना है उसमें अभिव्यक्त जीवन सत्य के स्तर पर उसका गुणों का परीक्षण कराने का काम आलोचना करती है। हमने देखा है कि आरंभ में इसका प्रयोग किसी कृति के दोष या न्यूनता दिखाने के लिए होता था, परंतु आगे चलकर इसके अर्थ में व्यापकता आ गई और आज आलोचना का अर्थ किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के गुण दोषों का विवेचन करना है। मनुष्य की यह सहज प्रवृत्ति है कि अपने आसपास की घटनाओं, वस्तुओं, व्यक्तियों का निरंतर इस प्रकार की आलोचना करते रहता है। किसी रचना को पढ़कर उसके संदर्भ में योग्य अयोग्य कहना या किसी व्यक्ति के आचरण को देखकर उसको भला बुरा कहना या किसी घटना वस्तु का विश्लेषण या उसका वर्णन करना, ये सारी जो बातें हैं निरंतर चलने वाली है। और इसी दृष्टि से आलोचना कवि कर्म और पाठक कर्म के लिए एक सेतुबंध का कार्य करती है। और इस प्रकार आलोचना के स्वरूप को हमने देखा है। हिंदी में आलोचना के लिए समालोचना, समीक्षा, मीमांसा शब्द का प्रयोग ही प्रचलित रहा है। तो अंग्रेजी में इसके लिए क्रिटिसिज्म से शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्रिटिसिज्म का शब्द जो अर्थ है वह निर्णय करना या सम्यक रूप से देखना, इस प्रकार का होता है। इसके साथ ही भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों की भिन्न भिन्न जो परिभाषा है उसको भी हमने देखा है। तो इस प्रकार इन विभिन्न परिभाषाओं को देखने के बाद हमने आलोचना का जो मूल आधार है किसी लेखक के द्वारा लिखी गई कृति है और बिना कृति की कोई आलोचना संभव नहीं हो सकती। आलोचना वास्तव में सृजनात्मक कृति के बाद की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार साहित्य कला की जो तुलना है वह अधिक सूक्ष्म, गहरी, प्रतीकात्मक प्रक्रिया है। किसी भी कलाकार की कलाकृति की जो मूल संवेदना तक पहुंचने के लिए आलोचक को विविध शास्त्रों, मान्यताओं, व्याकरण आदि के नियमों का आधार ग्रहण करना पड़ता ही है। तो किसी भी रचना की आलोचना करते समय आलोचक को तटस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो बिना तटस्थता की कोई भी आलोचना प्रभावहीन हो जाती है। परंतु यहाँ तटस्थता का जो मतलब है दोषारोपण करना मात्र न होकर साहित्यिक कृति का अध्ययन करना, उसको सूक्ष्म संवेदनाओं का विश्लेषण करते हुए उस पर निर्णय देने का महत्वपूर्ण कार्य होता है। सृजक की तुलना में आलोचक को विविध विषयों का अध्ययन करते हुए कृति की गुण दोषात्मक आलोचना करनी पड़ती है। यहाँ आलोचक की ईमानदारी, उसका ज्ञान, उसकी संवेदनशीलता, निष्पक्षता आदि पर ही कृति का जो सम्यक विवेचनात्मक मूल्यांकन है वह संभव
हो सकता है। तो इसी कारण संस्कृत आचार्य ने तो आलोचना करने वाले आलोचक में कार्यत्री और भावचित्री प्रतिभा के समन्वय की आवश्यकता प्रतिपादित की है। कार्यत्री प्रतिभा कवि में होती है, परंतु आलोचना में दोनों प्रतिभाओं का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार आलोचना का जो कार्य है कवि कर्म की तुलना में कठिन होता है। वह आलोचक के रूप में वैज्ञानिक है, प्रशंसक के रूप में शुभचिंतक है और निर्णय प्रक्रिया में निर्णयात्मक ऋषि के रूप में है। संस्कृत आचार्यों ने, विशेषकर राजशेखर ने, आलोचक को स्वामी, मित्र, शिष्य, आचार्य आदि सब कुछ मानते हुए वह संवेदनशील, ज्ञानी तथा विवेकी और निष्पक्ष आदि गुणों से युक्त होने की बात कही है। तो पाश्चात्य विद्वान विंसले ने आलोचक के संदर्भ में कहा है कि आलोचक का दृष्टिकोण विस्तृत, संतुलित, उसका मस्तिष्क होना चाहिए, मानव मन का सूक्ष्म ज्ञान उसे रखना चाहिए और सहज मानवीय जो सहानुभूति है उसके साथ साथ जागरूकता, तटस्थता आदि का होना भी आवश्यक माना है। आलोचक का जो दृष्टिकोण है वो पूर्वग्रह दूषित नहीं होना चाहिए। पांडित्य प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति है उसमें नहीं होनी चाहिए। रूढ़िबद्धता आलोचना के लिए हानिकारक सिद्ध होती है, जबकि विवेकी, उमंग, निष्पक्षता का जो दृष्टिकोण है या तटस्थ भाव उसके मान और जो उसका सम्मान है वो बढ़ाती है, उसका महत्व बढ़ाती है। यहाँ भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों की जो मान्यता है उसके आधार पर आलोचक के हम गुणों का विवेचन करते हैं। आलोचना का साहित्यिक महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि वह साहित्य रचना के गुण दोषों का निष्पक्ष भाव से मूल्यांकन करने में सक्षम होता है। मात्र जिस व्यक्ति के द्वारा यह कार्य किया जा सकता है उस आलोचक के द्वारा बुद्धि पक्ष के आधार पर कृति का मूल्यांकन करते हुए उसे योग्य न्याय दिलाने की कोशिश होती है। उसे करने वाला जो आलोचक है उसमें उसके गुणों को परखने के लिए उसमें कुछ विशेष गुणधर्म की आवश्यकता है। एक अच्छा आलोचक बनने के लिए कुछ गुणों का होना आवश्यक है। तो ये प्रमुख ऐसे जो गुण हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ करते हैं। तो आलोचक का पहला और महत्वपूर्ण जो गुण है वह सहृदयता। सहृदयता के लिए संवेदनशीलता शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। कलाकृति में अंकित कलाकारों की मनोभावनाओं को समझने के लिए आलोचक में कवि के प्रति सहृदयता का गुण होना आवश्यक है। इसके बिना काव्य का जो रसास्वादन है वह नहीं होता है। इसीलिए आलोचक का यह कार्य है कि वह कलाकार की कलाकृति में अंकित भावों को वास्तविक स्वरूप में देखे। इसके लिए आलोचक को कवि या काव्य की आत्मा में प्रवेश करना पड़ता है, तभी वह अकारण स्तुति एवं निंदा से बच सकता है। यह करने के लिए उसका जो मन है संवेदनशील होना चाहिए, तभी वह कृति के साथ रागात्मक संबंध स्थापित कर सकता है और साहित्यकार के भावात्मकता से तात्यात्मक ग्रहण करते हुए उचित मूल्यांकन कर सकता है। तो इस दृष्टि से ये जो सहृदयता है आलोचना के लिए सबसे आवश्यक गुण माना जाता है। ये सहृदयता निषेधात्मक और योगात्मक दोनों रूपों में आवश्यक है। आलोचक में जो कृति है या उसके कृतिकार है, लेखक है, उसकी कृति के प्रति पूर्वग्रह का अभाव होना चाहिए। यह द्वेष, ईर्ष्या आदि से रहित उस कृति में व्याप्त गुणों पर रिझने की जो शक्ति है आलोचक में होनी चाहिए।
कवि की अंतरात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करने की जो संवेदना है, आलोचक का मुख्य गुण माना जाता है। मुक्त हृदय से काव्यकृति में तन्मय होकर उसके गुणों पर वह रिझता हुआ आलोचक अपनी आलोचना प्रस्तुत कर सकता है। इसीलिए वह सहृदयी या संवेदनशील होना आवश्यक है। उसके बाद दूसरा एक महत्वपूर्ण जो गुण है वह विस्तृत ज्ञान है। यदि आलोचक को आलोच्य विषय तथा लोक और शास्त्र का व्यापक एवं सूक्ष्म ज्ञान न होगा तो वह वर्ण विषय की जो बारीकाई है उसको समझ नहीं पाएगा। उसके गुण दोष निकालना हो तो विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता है। अगर उसमें विस्तृत ज्ञान नहीं है तो उसके गुण दोषों को निकालना दूर की बात, आलोचक का जो इतिहास है उसका दर्शन, काव्यशास्त्र, समाजशास्त्र आदि का विस्तृत ज्ञान ही आलोचक या आलोचना को सशक्त रूप प्रदान करता है। उस कृति की विशेषताओं का विवेचन करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। सूक्ष्म एवं गंभीर जो ज्ञान है उसके बिना आलोचना न तो कवि और उसकी कृति के लिए महत्वपूर्ण है न हितकारक है। तो इस दृष्टि से ये जो विस्तृत ज्ञान है वह उसके अंतर्गत होना आवश्यक है। तो जिस प्रकार एक सिद्धहस्त कवि के लिए प्रतिभा के साथ साथ उत्पत्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आलोचक के लिए उत्पत्ति की जरूरत होती है, जिसके लिए विविध शास्त्रों का, जैसे अर्थशास्त्र है, व्यापार शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इतिहास आदि के निरीक्षण एवं अध्ययन के बाद ही कोई व्यक्ति उत्पत्ति अर्थात ज्ञानी विद्वान हो सकता है। उत्पन्न व्यक्ति ही अर्थात ज्ञानी व्यक्ति ही दूसरों के किसी रचना को समझ सकता है तथा उसका सही जो मूल्यांकन है वह कर सकता है। आलोच्य विषय का संपूर्ण ज्ञान, साहित्य की अतीत एवं वर्तमान कालीन स्थिति और समस्याओं का ज्ञान भी आलोचक में जरूरी होता है, जिसके बिना आलोचक गुण दोषों की सही आलोचना नहीं कर सकता। इसीलिए आलोचक का बहुज्ञानी होना आवश्यक है। केवल साहित्यिक परंपरा या समकालीन साहित्य की जो गतिविधियां हैं उससे परिचित होकर उसका काम नहीं चल पाता, बल्कि देश विदेश की साहित्यिक जो धारा है उन धाराओं से भी वह परिचित होना चाहिए, तभी वह उस वर्ण विषय के साथ न्याय कर सकता है। आलोचक को विद्या विशेष की रचना को ठीक से परखने समझने के लिए उस विधा के साहित्यिक इतिहास आदि से भली भांति परिचित होना भी जरूरी है, जिससे रचना में मर्म तक पहुंच हो सकता है। यहाँ ये ध्यान रहना चाहिए कि आलोचक की विद्वत्ता या विस्तृत ज्ञान के कारण पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी हानिकारक सिद्ध हो सकती है। उसके बाद तीसरा जो आलोचक का गुण है वो निष्पक्षता है। निष्पक्षता को आलोचना का अनिवार्य अंग माना गया है। विकारग्रस्त आलोचक दुर्भाग्यवश उत्तम कृतियों की परख भी उचित रूप में नहीं कर पाता, चाहे उसका यह आलोचनात्मक कार्य प्रशंसात्मक हो या भर्त्सनात्मक। कृतिकार और आलोचक दोनों के लिए भी ये अहितकारक होता है। व्यक्तिगत राग द्वेष तथा पक्षपातों को लेकर भी कई आलोचना निरर्थक होती है। आलोचना सदा ही कलाकार की कलाकृति को आधार मानकर होनी चाहिए, न कि कलाकार के व्यक्तित्व और दल को समझकर। आलोचक को एक न्यायाधीश की तरह निरक्षीर विवेकी होना चाहिए, तभी निष्पक्षता का जो भाव है संभव हो सकता है। तो इस प्रकार सहृदय के साथ निष्पक्षता के मेल बिना
आलोचक किसी भी कृति की आलोचना से न्याय नहीं कर सकता। अपने परिचितों और आत्मीयों की जो कृतियां हैं उनमें से अच्छे गुण ही दिखाएंगे और अन्य कृतियों की या अन्य साहित्यकारों की जो कृतियां हैं उसमें दोष ही अधिक दिखाई देंगे। तो इस प्रकार पक्षपात आलोचक का बहुत बड़ा दोष है। आलोचक को न्यायाधीश की समान निरक्षर विवेकी होना चाहिए। आलोचक का ये जो गुण है वह सूक्ष्म बुद्धि चरित्र दोनों में होता है। तो इस प्रकार ये जो निष्पक्षता है आलोचना का अनिवार्य अंग माना जाता है। आलोचक का और एक महत्वपूर्ण जो गुण है वह सहानुभूति है। आलोचक जिस कृति की आलोचना करने वाला है उस कृति की ओर देखने का उसका जो दृष्टिकोण है एक वैज्ञानिक की भांति निर्मम एवं हृदयहीन साहित्य कृति की चीरफाड़ करने वाला न हो। साहित्य के मूल में कलाकार की आत्मा एवं व्यक्तित्व प्रतिबिंबित होता है। तो इस प्रकार आलोचक को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण लेकर उस कलाकृति का मूल्यांकन करना चाहिए। जाति धर्म पंथ प्रांत आदि की संकुचित जो विचारधारा है उससे ऊपर उठकर कलाकृति का मूल्यांकन होना चाहिए। ये करने के लिए आलोचक का दृष्टिकोण उदार विस्तृत एवं सहानुभूतिपूर्ण हो, तभी वह कलाकृति के साथ न्याय कर सकता है। तो इस प्रकार जो सहानुभूति है होना कलाकार में या आलोचक में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस दृष्टि से जाति धर्म पंथ प्रांत आदि से संकुचित जो विचारधारा है उससे बाहर निकलकर आलोचक को या आलोचक का जो दृष्टिकोण है उदार विस्तृत एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, तभी वह उस कलाकृति के साथ न्याय कर सकता है। उसके बाद और एक जो आलोचक का गुण है वो प्रेरणा दृष्टि। आलोचक को व्यक्तिगत कृति की आलोचना के साथ साथ समय समय पर सामूहिक रूप से साहित्य को प्रेरित करने वाले विचार प्रकट करने चाहिए। तो इस प्रकार आलोचक को केवल आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, तो उस आलोचना के साथ समय समय पर सामूहिक रूप से साहित्य की जो प्रेरित करने वाली जो विचारधारा है उसको भी प्रकट करना चाहिए। यह आलोचक के लिए आवश्यक हो जाता है। अगर ऐसा हो कर रहा है तो आलोचक के लिए आवश्यक उदात्त सामाजिक और कलात्मक दृष्टि से संवेदना रखने वाला गुण उसमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार एक संवेदनशील जो गुण है या संवेदना रखने वाला जो गुण है उसके लिए उसे उदात्त सामाजिक होना चाहिए। इस दृष्टि के साथ युग की बदलती चेतना का भी जो ज्ञान है उसे रखना चाहिए और उसके साथ ही वह प्राचीन और नवीन कलाकृतियों की युगानुरूप व्याख्या कर सकता है। तो इस प्रकार उसे एक विस्तृत जो ज्ञान है एक प्रेरणा वाली जो दृष्टि है उसे रखनी चाहिए। केवल आलोचनात्मक कृति की का विवेचन करने से काम नहीं चलेगा, तो उसके साथ साथ तो उसकी जो दृष्टि है तो इस आलोचक की दृष्टि के साथ युग की बदलती चेतना की भी जो संवेदना है उसमें होनी चाहिए, जिससे वह प्राचीन और नवीन कलाकृतियों की युगानुरूप व्याख्या कर सकता है। उसके बाद प्रतिभा है। ये भी आलोचक के लिए महत्वपूर्ण गुण है। ज्ञान एवं अध्ययन के पश्चात भी जिस महत् शिवधनुष को उठाने का काम आलोचक कर रहा है उसके प्रति संवेदना तो होनी चाहिए, परंतु उस कार्य को पूरा करने के लिए वह प्रतिभा के बिना उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता। प्रतिभा ही आलोचक को रचना का विवेचन विश्लेषण एवं उसको प्रभावशाली ढंग से पूर्ण करने की सहायता करती है। प्रतिभा आलोचक के उस कार्य में निखार ला सकती है। तो इस प्रकार बिना प्रतिभा के
आलोचना नहीं हो सकती है, चाहे वह कलाकार हो, किसी भी कलाकार में। तो इस प्रकार की प्रतिभा शक्ति का होना आवश्यक है। और आलोचना का जो कार्य है वह रचनाकार से भी कठिन कार्य है, तो जिसके लिए प्रतिभा का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद अगला जो गुण है वह निर्णय क्षमता का है। आलोचक रचना के जिन गुण दोषों का विवेचन करता है उसके लिए रचना के प्रति सही निर्णय लेना आवश्यक होता है। आलोचक रचना के प्रति जो निर्णय ले रहा है उस पर स्थिर रहने की जो क्षमता है उसमें होनी चाहिए। वह इसीलिए और अधिक आवश्यक बन जाता है क्योंकि उसे न तो रचना और उसके रचनाकार के प्रति पाठक के मन में नकारात्मक भाव पैदा करना है, न उस रचनाकार को उसके पथ से विचलित करना है। तो इस प्रकार योग्य निर्णय की क्षमता आलोचक का महत्वपूर्ण गुण है। तो इस दृष्टि से निर्णय लेने की जो क्षमता है वह आलोचक में होनी चाहिए। जैसे कि एकाध रचना के अंतर्गत गुण कौन से हैं, दोष कौन से हैं, और उन गुणों और दोषों को किस ढंग से उसका विवेचन करना है, तो उसका निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें होनी चाहिए। तो इसलिए निर्णय क्षमता इसलिए अधिक आवश्यक बन जाती है क्योंकि उस रचना में रचनाकार के प्रति पाठक के मन में नकारात्मक भाव पैदा न हो। तो इस दृष्टि से निर्णय क्षमता आलोचक का एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण गुण माना जाता है वह अभिव्यक्ति कौशल्य है कि जिस प्रकार कवि के लिए अभ्यास की आवश्यकता है उसी प्रकार आलोचक को भी अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास के कारण ही अभिव्यक्ति कौशल्य प्राप्त हो सकता है। विषयानुकूल अभिव्यक्ति शैली आलोचना को प्रभावी बनाती है। आलोचना भी साहित्य की इसकी प्रभाव क्षमता बढ़ाने के लिए आलोचक को पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान भी होना चाहिए, जिससे संप्रेषण में सरलता आ जाती है और भाषा भी व्यक्ति धारा प्रवाही बनाए रखने के लिए भाषा के विविध रूपों को, जैसे लोक भाषा, जन भाषा, अश्लील भाषा, प्रतीकात्मक भाषा आदि का साधारण ज्ञान भी अभिव्यक्ति कौशल्य में सहायक सिद्ध होता है। तो इस दृष्टि से आलोचक के सभी गुणों में यह जो गुण है अत्यधिक आवश्यक माना जा सकता है, क्योंकि जिस कार्य को आलोचक कर रहा है उसकी यथा योग्य अभिव्यक्ति वह न कर पाए तो उसके श्रम किसी मूल्य के नहीं है। बिना अभिव्यक्ति कौशल्य के आलोचना प्रभावहीन होती है। तो ऐसी आलोचना न तो पाठक पर प्रभाव डाल सकती है, न रचनाकार के कर्म के लिए विशेष योगदान दे सकती है। तो इस दृष्टि से ये अभिव्यक्ति जो कौशल्य है अत्यधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। तो इसके अलावा रचनाकार के प्रति सहानुभूति, उसके बाद बुद्धिमत्ता, औचित्य का ज्ञान है, निर्भयता है, गंभीरता है, स्थिरता, उत्साह, उसके साथ परिश्रम आदि आलोचक के लिए आवश्यक गुण माने जाते हैं। तो इस प्रकार इन विभिन्न गुणों से संपन्न होने के बाद ही आलोचक अपने जो उत्तरदायित्व है उसको वह निभा सकता है, या अपना जो आलोचनात्मक कार्य है वह सही ढंग से कर सकता है। तो इस दृष्टि से गुणग्राह्यता, औचित्य ज्ञान, निर्भयता, निर्णय क्षमता, साहस, अंतर्दृष्टि, साहित्यिक आलोचना के मानदंडों का परिचय, ये भी जो गुण हैं अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके बाद संक्षेप में हम आलोचना के उद्देश्य की चर्चा करते हैं। आलोचना का कार्य कवि और उसकी कृति का यथार्थ मूल्य प्रकट करती है। इसके लिए कृति में व्याप्त गुणों का उद्घाटन और उसके दोषों का विवेचन करना तो आलोचना का कार्य
है ही, साथ ही समाज में और अन्य कलाकृतियों के बीच उस कृति का क्या स्थान और महत्व है, यह स्पष्ट करना भी आलोचना का उद्देश्य है। तो इस संदर्भ में डॉक्टर बाबू गुलाब राय के अनुसार आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टियों से आस्वादन करते हुए पाठकों को उस प्रकार के आस्वादन में सहायता देना तथा उसकी रुचि को परिमार्जित करना और उसके साथ ही साहित्य की गति निर्धारित करने में योग देना है। भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा आलोचना के सामान्यतः दो उद्देश्य माने गए हैं। एक सत साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहन देना और दूसरा है असत साहित्य का निराकरण करना है। तो इस प्रकार जो सत साहित्य है, सत्य साहित्य है, उसके निर्माण में उसको प्रोत्साहित करना है, प्रोत्साहन देना है, उसको आगे बढ़ाना है। और जो असत साहित्य है, जो झूठा साहित्य है, छद्म साहित्य है, तो ऐसे साहित्य का निराकरण करना है, उसको वही रोकना है। तो ये जो कार्य है आलोचना के माध्यम से हो सकता है। तो इस प्रकार एक अच्छा आलोचक अपने समकालीन कवि या लेखक की कृतियों की स्पष्ट आलोचना करते हुए उसके मार्ग को प्रशस्त बना सकता है। मात्र इसके लिए आलोचक का सहृदय होना आवश्यक है। अगर वह सहृदय नहीं है तो लेखक या कवि के साथ अन्याय होने की संभावना हो सकती है। तो इस दृष्टि से आलोचना में ये समग्र जो गुण है, गुणों का होना आवश्यक है। तो आलोचना की आवश्यकता क्यों है? तो साहित्य का जो भंडार है अनंत एवं विशाल है। साहित्य के प्रति पाठक में जहाँ अपरिमित जिज्ञासा और उसकी प्राप्ति की जो ललक होती है, वह उस तथ्य में भिन्न है कि उसे पूर्ण रूप से प्राप्त करना किसी भी पाठक के लिए संभव नहीं है। ऐसे में अच्छे योग्य साहित्य को चुनने के कार्य में आलोचना मदद कर सकती है। रचनाकार का परिचय तथा उसकी रचना का संक्षिप्त जो ज्ञान है आलोचना के द्वारा संभव हो सकता है। तो इस प्रकार रचना का स्वयं आस्वादन करते हुए पाठक के उस प्रकार के आस्वादन में सहायता करने का काम आलोचना करती है। इतना ही नहीं तो आलोचना पाठक की अभिरुचि को परिमार्जित कर सकती है। उस कृति के गुण दोषों के साथ उसके रचनाकार के प्रति पाठकों में मत स्थिर करने में भी ये जो आलोचना है वो सहायक सिद्ध होती है। उत्कृष्टता का प्रकाशन आलोचना का ही कार्य है। इसके अतिरिक्त कवि प्रतिभाओं की विशेषताओं का जो पूर्व उद्घाटन आलोचना ही करती है। कलाकृति द्वारा कवि के मन पर प्रकाश डालना और वैचारिक या वैयक्तिक, सामाजिक तथा युग के परिस्थिति के प्रभाव को स्पष्ट करना भी आलोचना का ही कार्य समझा जाता है। तो इस प्रकार आलोचना के पीछे दो प्रधान पक्ष माने जाएंगे। एक तो कवि और कलाकार की कृति की पूर्ण व्याख्या करना और दूसरा उसका महत्व और मूल्य निरूपित करना है। मूल्य अथवा महत्व का निरूपण आलोचक के व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव पाठक पर डाल देना हो। यदि आलोचक अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागृत है तो वह दोनों पक्षों के कार्य का निर्वाह अच्छी तरह से कर सकता है। आलोचक का क्षेत्र यहाँ तक माना जाता है व्यक्तिगत प्रभावों से लेकर तटस्थ रूप से सिद्धांतों का निरूपण इसी सीमा में आता है। तो इस प्रकार सारांश रूप में हम यही कह सकते हैं कि आज अनेक प्रकार की आलोचना पद्धतियाँ इस युग के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है। आज हमारे सामने आलोचना का विकसित रूप उभर कर आया है, जिसके अंतर्गत शास्त्रीय, ऐतिहासिक, व्याख्यात्मक, भावात्मक, प्रभावात्मक, तुलनात्मक, मनोवैज्ञानिक आदि आलोचना के कई जो प्रकार है साहित्य क्षेत्र में पाए जाते हैं।
शास्त्रीय आलोचना के भीतर केवल काव्यशास्त्र का आधार नहीं बल्कि राजनीति और समाज शास्त्रीय आधार को लिया जा सकता है। मात्र शुद्ध साहित्यिक उत्कृष्टता को लाने में यह उतनी सहायक नहीं है। हम कह सकते हैं कि आज सैद्धांतिक सहजता का अभाव है। आधुनिक आलोचना पद्धति के इस रूप का विकास करने के लिए केवल आलोचनात्मक लेख पढ़ना आवश्यक नहीं। जितनी कलाकृतियां हैं उनके अनवरत सेवन तथा अध्ययन के पश्चात सामान्य विशेषताओं से जो निष्कर्ष निकलते हैं वे इस आलोचना के आधार बनते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि आलोचना को जिस अर्थ में लिया जा रहा है उसका वास्तविक विकास आधुनिक युग में पाश्चात्य आलोचकों के प्रभाव से हुआ है। तो इस प्रकार हम इन दो ताशिकाओं के अंतर्गत आलोचना के अर्थ स्वरूप परिभाषा को हमने देखा है और आज के इस ताशिका में हमने आलोचक के विभिन्न गुणों की चर्चा की है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।